कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया के एक पोस्ट से इतना बड़ा बवाल शुरू हो गया कि सरकार को अपना फैसला कुछ ही घंटे के अंदर बदलना पड़ा। सरकार ने उस विधेयक को ठंडे बस्ते में डाल दिया जिसमें निजी क्षेत्र में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य किया गया था। कर्नाटक राज्य उद्योग कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार विधेयक 2024 को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। इस विधेयक की उद्योग जगत और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की नामचीन हस्तियों ने इतनी आलोचना की कि शाम को सरकार फैसले से पीछे हट गई और माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को कहना पड़ा कि विधेयक अभी भी तैयारी के चरण में है और सरकार अगली बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद इस पर निर्णय लेगी। कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि उद्योग जगत के मालिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार नौकरियों के सृजन और कन्नड़ लोगों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कल कैबिनेट की बैठक में राज्य के सभी प्राइवेट सेक्टर में सी और डी ग्रेड के पदों पर 100% कन्नड़ लोगों की भर्ती अनिवार्य करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी गई है। हालांकि सीएम ने इस पोस्ट को बाद में डिलीट कर दिया। विधेयक में कहा गया था कि किसी भी उद्योग कारखाने या अन्य प्रतिष्ठानों को प्रबंधन श्रेणियों में 50% और गैर प्रबंधन श्रेणियों में 70% स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति करनी होगी। जैसे ही ये खबर सामने आई तो उद्योग जगत में निराशा छा गई और तुरंत प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। उद्योग जगत के दिग्गजों ने इस विधेयक को एक अदूरदर्शी फांसीवादी कदम बताते हुए कहा कि ये फैसला कर्नाटक की निवेशक अनुकूल राज्य की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है, जहां बड़ी संख्या में तकनीकी कंपनियां, हजारों स्टार्टअप्स और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वैश्विक क्षमता केंद्र जेसीसी हैं। उद्योग निकाय नेस्कॉम ने चेतावनी देते हुए कहा कि फैसला कंपनियों को पलायन करने के लिए मजबूर कर सकता है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले का चौतरफा विरोध शुरू हो गया। शीर्ष कंपनीज के सीईओ और उद्योग जगत के दिग्गजों द्वारा कर्नाटक सरकार को चेतावनी दिए जाने के बाद सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए। दिग्गजों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि निजी क्षेत्र में नौकरी में आरक्षण पर प्रस्तावित कानून की वजह से कंपनियां राज्य से बाहर जा सकती हैं और इससे राज्य की प्रगति बाधित हो सकती है। जैसे ही सरकार को यह आभास हुआ था, उसने बयान जारी करते हुए कहा कि विधेयक को रोक दिया गया है और मंत्रिमंडल अगली बैठक में इस पर व्यापक चर्चा की जाएगी। एक निवेशक ने बताया कि दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में स्टार्टअप इकोसिस्टम में काफ़ी सुधार हुआ है। हालांकि प्रतिभा खोजने और महत्वपूर्ण निवेशकों के साथ नेटवर्किंग के मामले में बेंगलुरु अभी भी शीर्ष पर है। लेकिन इस तरह के कदम से अन्य दो दावेदारों दिल्ली, एनसीआर और मुंबई को काफ़ी फायदा हो सकता है। इसके अलावा इस फैसले से एयरबस और मर्सिडीज जैसी विदेशी फर्म्स को अपने वैश्विक क्षमता केंद्रों को देश से पूरी तरह से बाहर ले जाने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि उन्हें इस बात की शंका रहेगी कि दूसरे शहरों या राज्यों में इस तरह नियम लाए जा सकते हैं। टेक सेक्टर कर्नाटक के जीडीपी में करीब 25% का योगदान देता है, जिसमें देश की 1/4 डिजिटल टैलेंट के अलावा 11,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं और कुल जीसीसी का 30% हिस्सा भी इसमें शामिल है। वकीलों के साथ जेल में मीटिंग तो अरविंद केजरीवाल अपने मुकदमे के बारे में करते हैं, लेकिन इसकी आड़ में वे दूसरा खेल भी कर रहे हैं। पार्टियों के नेताओं और मंत्रियों तक छुपकर मैसेज भेजते हैं। इसी वजह से केजरीवाल को सप्ताह में 2 नहीं बल्कि वकीलों के साथ 4 बार मीटिंग करने की इजाजत चाहिए। लेकिन ईडी की दलीलों के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश विशेष वकील जोहेब हुसैन ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ये याचिका निरर्थक है क्योंकि केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है। हुसैन ने आगे कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है, ये मांग टिकेगी या नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। क्या इस आवेदन पर कोई आदेश पारित किया जा सकता है, जिसे उस समय हटा लिया गया था जब केजरीवाल पीएमएलए मामले में न्यायिक हिरासत में थे। उन्होंने ये भी कहा कि जब आम नागरिकों को जेल अपने वकील से हफ्ते में 2 बार मिलने का समय दिया जाता है तो केजरीवाल को विशेष ट्रीटमेंट क्यों दिया जाना चाहिए। ईडी के वकील हुसैन ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने ये नहीं बताया कि सप्ताह में 2 कानूनी मुलाकातें दी गई वो अपर्याप्त क्यों हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल ने अपने लीगल मीटिंग का गलत फायदा उठाया। वे इसके जरिए अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए मंत्रियों को मैसेजेस भेजते हैं। जेल अधिकारियों की ओर से पेश हुए वकील ने भी इस आधार पर याचिका का विरोध किया। दिल्ली जेल नियमावली के नियम 585 के तहत सप्ताह में केवल 2 कानूनी मुलाकातों की अनुमति है, जिसकी अनुमति केजरीवाल को दी गई है और उन्हें इससे अधिक छूट नहीं दी जा सकती।
लाइव लॉ के मुताबिक हुसैन ने कहा कि जब जेल में बंद आम लोगों को सप्ताह में 2 बार ही वकीलों से मुलाकात की अनुमति है तो सीएम केजरीवाल के साथ अलग व्यवहार का कोई कारण नहीं। हुसैन ने साथ ही कहा कि 2 कानूनी मुलाकात अपर्याप्त हैं। इसे साबित करने के लिए सीएम केजरीवाल ने कोई तथ्य भी पेश नहीं किए हैं। केजरीवाल की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ 35 मामले पेंडिंग हैं और इसलिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतिरिक्त मुलाकात की जरूरत है। इससे पहले निचली अदालत ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका का तिहाड़ जेल के अधिकारियों के वकील ने भी विरोध किया है। उनका कहना है कि जेल के नियमानुसार केवल 2 बार ही वकीलों से मुलाकात की इजाजत है। केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 अतिरिक्त मुलाकात की मांग विशेष परिस्थितियों को देखते हुए की गई है। रमेश गुप्ता ने कहा, चूंकि सीएम केजरीवाल अभी भी सीबीआई की न्यायिक हिरासत में है तो 2 अतिरिक्त मुलाकात का आवेदन निरर्थक नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पिछले विधानसभा चुनावों में चौथे नंबर की पार्टी रही कांग्रेस इस बार लंबी छलांग लगाने के मूड में है, लेकिन एक तरफ उद्धव ठाकरे तो दूसरी तरफ शरद पवार ऐसा होने देना नहीं चाहते। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पहले से ही तकरार जारी थी, लेकिन अब शरद पवार ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने को लेकर सत्तारूढ़ महायुति के अंदर खाने सहयोगी दलों के बीच खींचतान और अजीत पवार को लेकर संशय जारी है। वहीं अजीत पवार की एनसीपी और शिंदे गुट के शिवसेना के कई विधायकों के पलटी मारने की अटकलें रह रहकर जोर पकड़ रही हैं, लेकिन विपक्षी महाविकास अघाड़ी में भी सब कुछ पटरी पर नहीं है। शरद पवार ने लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार सहयोगी कांग्रेस से अपनी नाराजगी जाहिर की। पुणे में उन्होंने मीडिया से खुलकर बात की और हालिया एमएलसी चुनावों में कांग्रेस के 7 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने पर क्षोभ और निराशा जताई। इस चुनाव में उनके समर्थित उम्मीदवार जयंत पाटिल की हार हो गई। शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस की गलत रणनीति की वजह से उसके समर्थित उम्मीदवार को कम वोट मिले। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि कांग्रेस के कुछ विधायकों के वोट शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार मिलिंद नार्वेकर के पक्ष में जाएंगे और कुछ वोट जयंत पाटिल के पक्ष में, लेकिन वो महायुति के पक्ष में चले गए। शरद पवार ने ऐसे समय में प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा जब राज्य में महाविकास अघाड़ी के बीच विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा होना चाहिए। एनसीपी के अंदर इस बात की चर्चा है कि शरद पवार अब राज्य विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे की बातचीत से पहले राज्य कांग्रेस नेतृत्व को बैकफुट पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल पवार नहीं चाहते कि सीट बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व उनसे बात करे। पवार चाहते हैं कि इस मुद्दे पर सीधा राहुल गांधी या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बात हो। राज्य कांग्रेस के नेताओं से बातचीत में शरद पवार बेहद असहज हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के उन नेताओं को अपना जूनियर मानते हैं और अतीत में उनके साथ मतभेद रहे हैं। दूसरी तरफ शरद पवार की ये टिप्पणी कांग्रेस को ये संदेश देने के लिए भी है कि उसके अंदर खाने सब चीजें व्यवस्थित नहीं हैं, इसलिए राहुल गांधी इसमें दखल दें और सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दें। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले 288 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 150 सीटों पर दावा ठोका है, जबकि एमवीए के दूसरे घटक दल उद्धव ठाकरे की शिवसेना 125 सीटों पर दावा कर रही है। शरद पवार इस स्थिति में राहुल गांधी को बीच में लाकर समय से पहले सीट बंटवारे की डील पक्का करना चाहते हैं। राज्य में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के पास कोई अधिकार नहीं था, लेकिन उनके चुपके से बिना अधिकार के दिल्ली के पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई और सैकड़ों पेड़ काट दिए गए। अब तक रिज एरिया में पेड़ों पर कटाई को लेकर एलजी और डीडीए पर आरोप लगा रही आम आदमी पार्टी की सरकार के झूठ पर सुप्रीम कोर्ट ने ही पर्दा उठा दिया और दिल्ली सरकार ने अपनी नाराजगी जाहिर की। अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए संवेदनशीलता नहीं दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने साउथर्न रिज रिजर्व फॉरेस्ट इलाके के 422 पेड़ों को काटने की अनुमति डीडीए को दी। ये अनुमति सड़क बनाने के लिए दी गई थी। शीर्ष अदालत ने सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के तहत रिज क्षेत्र में 1100 पेड़ों को काटे जाने के मामले में डीडीए के उपाध्यक्ष द्वारा अवमानना कार्यवाही पर स्वतः संज्ञान लिया। जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भूयान की बेंच ने अदालत में सुनवाई की। अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार को 422 पेड़ गिराए जाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जबकि दिल्ली सरकार के पास ऐसी अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं। अदालत ने यह भी कहा कि रिज इलाके के पेड़ों के अलावा सरकार ने
रिज क्षेत्र के बाहर के पेड़ों को भी बिना अनुमति काटने और गिराए जाने की आज्ञा दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि डीडीए की तरह ही दिल्ली सरकार ने पर्यावरण को बचाने में संवेदनशीलता नहीं दिखाई। अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार ने ट्री ऑफिसर नहीं दिए, न ही ट्री अथॉरिटी को कोई दफ्तर का आधारभूत संरचना ही दी गई। अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार के एफिडेविट से ये भी पता चलता है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी बिना अनुमति के पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई। दिल्ली सरकार का कहना है कि डीडीए ने स्वीकार किया कि उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन को ठीक से नहीं पढ़ा। अदालत की बेंच ने कहा कि हमने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वो ये बताए कि पिछले 5 साल में ऐसी कितनी अनुमतियां दी गईं। अदालत ने इन सभी को रिकॉर्ड पर लेने का आदेश दिया। अदालत में दिल्ली सरकार की तरफ से मौजूद वरिष्ठ वकील आदित्य सोंधी ने अदालत को सुनिश्चित किया कि 6 हफ्तों के अंदर दफ्तर के लिए आधारभूत संरचना, स्टाफ और ज़रूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ट्री अथॉरिटी और अफसर को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल के लिए कांग्रेस को गाड़ियों और शराब की जरूरत पड़ी तो इसने इसके लिए वाल्मीकि कॉर्पोरेशन फंड को ही लूट लिया। इस काम में कांग्रेस के एक विधायक और उसके बेटे को ईडी ने गिरफ्तार किया। मामला कर्नाटक के वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाला का है। ईडी ने इस मामले में कांग्रेस विधायक और राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री बी नागेंद्र को गिरफ्तार किया। नागेंद्र ईडी की हिरासत में है और ईडी ने बताया कि विधायक बी नागेंद्र से जुड़े लोग फंड डाइवर्जन और कैश मैनेजमेंट में शामिल हैं। एजेंसी ने दावा किया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 18 फर्जी खातों में वाल्मीकि निगम के फंड से करीब 90 करोड़ रुपए भेजे गए थे। फिर डाइवर्ट किए गए फंड को फर्जी खातों के जरिए बांट दिया गया। इन पैसों का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव के दौरान भारी मात्रा में शराब खरीदने और गाड़ियों को खरीदने में किया गया। इस बीच ईडी अधिकारी पूर्व मंत्री बी नागेंद्र की पत्नी मंजुला को शहर के डॉलर्स कॉलोनी स्थित आवास से बेंगलुरु के शांति नगर स्थित ईडी दफ्तर ले जाया गया। वहां मंजुला से काफी देर तक पूछताछ की गई। ईडी ने 12 जुलाई को कर्नाटक के कांग्रेस विधायक बी नागेंद्र को गिरफ्तार किया था। उनके घर पर 2 दिन की छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। नागेंद्र को कर्नाटक के वाल्मीकि निगम में करोड़ों रुपए के अवैध ट्रांसफर घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है। बी नागेंद्र ने जून महीने में सिद्धरामैया सरकार से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वे सिद्धरामैया सरकार में अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री थे। उन्होंने ये इस्तीफा कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति कल्याण विकास निगम में करोड़ों की गड़बड़ी के नाम सामने आने के बाद दिया। बी नागेंद्र जी जिस महर्षि वाल्मीकि फंड घोटाला में गिरफ्तार किए गए हैं उसकी जांच सीबीआई, ईडी और राज्य सरकार के एसआईटी कर रही है। ये पूरा मामला लगभग 95 करोड़ के सरकारी धन के दुरुपयोग और उसके अलग अलग खातों में ट्रांसफर किए जाने से जुड़ा है। कर्नाटक सरकार वाल्मीकि कॉर्पोरेशन प्रदेश की जनजातीय जनता के कल्याण के लिए चलाती है। इसके अंतर्गत जनजातीय जनसंख्या के लिए रोजगार समेत विशेष योजनाएं लाई जाती हैं। कर्नाटक सरकार इसके लिए अलग से बजट देती है और इसी महर्षि वाल्मीकि फंड में घोटाले की बात सामने आई है। ये पूरा मामला एक आत्महत्या से चालू हुआ था। मई 2024 में इसी निगम से जुड़े एक 48 वर्षीय कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली थी। उसकी मौत के बाद एक सुसाइड नोट मिला था। इसमें उसने आरोप लगाया था कि उसके उच्चाधिकारियों ने इस बात के लिए दबाव बनाया था कि वो निगम के खातों से पैसे ट्रांसफर करे। उसका आरोप था कि ये काम निगम का पैसा हड़पने के लिए किया गया था। उसका आरोप था कि ये काम एक मंत्री के मौखिक आदेशों के आधार पर किया गया था। उसने अपने विभाग के अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी पर भी आरोप लगाए थे। इसके बाद पूरे प्रदेश में हंगामा मच गया। आत्महत्या करने वाले कर्मचारी चंद्रशेखर ने सुसाइड नोट में बताया कि उसे उच्च अधिकारियों ने इस बात के लिए कहा कि वो निगम के एक खाते से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर करने के लिए पत्र लिखें। ये पैसा यूनियन बैंक के वसंत नगर ब्रांच के एमजी रोड ब्रांच में डाला जाना था और इसी के तहत वाल्मीकि निगम के खातों से निकाला गया था ये पैसा। इसके बाद अन्य खातों में भेज दिया गया ये पैसा। इस पूरे खेल में 187 करोड़ के लेन देन का मामला सामने आया और इसमें 88 करोड़ रुपए अवैध खातों में भेजे गए। जब ये मामला खुला तो चंद्रशेखर डर गया और उसने आत्महत्या कर ली। शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में हैं और जमानत के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ अब ईडी कार्रवाई करने की तैयारी में है।
क्योंकि इस मामले में केजरीवाल आरोपी नंबर 37 हैं और आम आदमी पार्टी का नंबर 38वां है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाई गई पार्टी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने अब बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट पर कोर्ट की ओर से संज्ञान लिए जाने के बाद ईडी अब संपत्ति जब्त करने जा रही है। ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि अब फोकस इस बात पर है कि किन संपत्तियों को अटैच किया जाए। उनका कहना है कि अपराध की आय 1100 करोड़ रुपए के बराबर संपत्ति जब्त की जाएगी। अभी तक ईडी के इस केस में 244 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच किए जाने की खबर है। 22 महीने से चल रही जांच, अभी तक 18 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। 40 आरोपियों के खिलाफ 8 चार्जशीट दायर हो चुकी हैं। 4 दर्जन से अधिक छापेमारी हो चुकी है। ईडी के सूत्रों ने कहा कि आरोपी नंबर 37 और 38 बनाए गए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमारी जांच पूरी हो चुकी है। हमारी टीम की ओर से दायर सभी 8 चार्जशीट का कोर्ट संज्ञान ले चुकी है और अधिकतर व्यक्तियों की जमानत खारिज की जा चुकी है और अब हम अपराध से प्राप्त शेष आय का पता लगाने और उसे अटैच करने की प्रक्रिया में हैं। जानकारों का कहना है कि आम आदमी पार्टी की चल अचल संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। पार्टी के बैंक खातों पर भी रोक लग सकती है। ऐसे समय पर यह कार्रवाई हो सकती है जब कुछ ही महीनों बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। यदि बैंक खाते अटैच कर दिए जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए अपने सबसे बड़े गढ़ में चुनाव से पहले बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। इतना ही नहीं, पार्टी के कई पदाधिकारी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। ईडी ने केजरीवाल को व्यक्तिगत और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दोनों के तौर पर गिरफ्तार किया। पार्टी के कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है और इस पूछताछ के दौरान एनडी गुप्ता ने ईडी को बताया था कि पार्टी के फंड का मैनेजमेंट खुद केजरीवाल करते हैं और वो फंड कहां से आता है। कहा जाता है कि इसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल को होती है। यहां तक कि पार्टी कोषाध्यक्ष होने के बावजूद मुद्दे की भी कोई जानकारी नहीं होती। हालांकि एनडी गुप्ता के इस बयान को केजरीवाल अदालत में खारिज कर चुके हैं, लेकिन केजरीवाल को खारिज कर देने से एनडी गुप्ता का बयान बेमानी नहीं होता। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई शुरू होते ही केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी और पार्टी का जो होना है वो तो होगा ही। Bureau Report, News of India.